हेलो एवरीवन, दिस इज टेस्ट नंबर 6। तो हम लोग 6 टेस्ट डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव लिसन टू ऑल द लेक्चर्स बिफोर टेस्ट डिस्कशंस का पर्पस क्या है, आपको मैं बार बार समझाता हूँ कि आप जब बार बार टेस्ट के एनालिसिस को सुनेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी नए क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स यूपीएससी फोकस कर रहा है, कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं। और एक दूसरा पर्पस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक जो सारे पार्ट है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। टेस्ट के पहले हर टेस्ट में हम दो कोट्स डिस्कस करते हैं जो कि या तो ऐसे या तो एथिक्स वगैरह में यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो नाउ आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू सो दैट यू कैन सी इट। लेट मी नो नाउ इट्स विजिबल। ठीक है। तो आज का कोट क्या है? द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो। देखो, रियलाइजेशन ऑफ टुमारो मतलब क्या? फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है। विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे मतलब कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहा है, इनसिक्योरिटीज की बात कर रहा है, जो भी लैक्यूना है उसकी बात कर रहा है। बेसिकली सिंपल से ये कह रहा है कि अगर तुम कल को क्या अचीव करोगे वो डिपेंड करेगा कि तुम आज अपने पे डाउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, इन्होंने बोला। ठीक है। तो बेसिकली इसमें अलग अलग एस्पेक्ट क्या दिखा सकते हैं? द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ डाउट ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड प्रोग्रेस। सेल्फ डाउट करता है तो कैसे ह्यूमन पोटेंशियल और प्रोग्रेस अफेक्ट होता है। एस्पिरेशंस क्या है? एस्पिरेशंस जो है एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं रुकते बल्कि जो इंटरनल सब्जुगेशन है उसके वजह से ये होते हैं। इम्प्रेस कॉन्फिडेंस करो, विजन, डिटर्मिनेशन, रोल ऑफ डाउट्स। अब डाउट्स को तुम एक्सप्लोर करो, क्या डाउट्स से क्या मतलब है, डाउट्स क्या क्या कर रहा है। डाउट्स की वजह से क्या हो रहा है? पैरालिसिस ऑफ एक्शन है, एक्शन नहीं कर पा रहे हो। इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस है। कीवर्ड्स देखो, पैरालिसिस ऑफ एक्शन, इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव फीडबैक लूप, है ना। अब क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ बिलीफ। अब जो है, अब तुम सेल्फ डाउट को कैसे हटाओगे? तो बिलीफ की तरफ। तो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर क्या है? बिलीफ, ऑप्टिमिज्म, एक्शन इन शेपिंग द फ्यूचर, ये सब जो है तो तुम अपने डाउट को हटा सकते हो। ठीक है। पावर ऑफ विजन एंड फेथ क्या है कि मतलब यू आर अ विजनरी पर्सन। तो जैसे मून जो है, ह्यूमन हैव लैंडेड ऑन द मून, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो पावर ऑफ विजन एंड फेथ, पर्सनल अचीवमेंट्स को तुम हाईलाइट कर सकते हो। कैसे? यू हैव बीन कॉन्फिडेंट अपॉन योरसेल्फ देन यू अचीव समथिंग। दशरथ मांझी का एग्जाम्पल बार बार हर में फिट हो जाता है कि उन पे उसको विश्वास था, देन ही वाज एबल टू डू इट। कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, नेशन बिल्डिंग, ग्लोबल चैलेंजेस। अब देखो, इसमें एथिकल एस्पेक्ट भी सोच सकते हो, जैसे ऑप्टिमिज्म वर्सेस रियलिज्म। ठीक है। फेथ होना अच्छी बात है, ऑप्टिमिज्म एक चीज है और रियलिज्म एक चीज है। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है। विकसित भारत 2047 के हिसाब से कर सकते हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस इज कांस्टेंट बाय साइकोलॉजिकल लिमिटेशन देन टेंजिबल ऑब्स्टेकल, है ना। साइकोलॉजिकल, मन का जो लिमिटेशन है, बाय साइकोलॉजिकल लिमिटेशन देन टेंजिबल ऑब्स्टेकल्स। ठीक है। रियलाइजेशन फ्यूचर के बारे में बात करता है और ये फियर और हेजिटेशन के बारे में करता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको डाउट नहीं करना है अपने आप पे और काम करते जाना पे। कैसा काम होना चाहिए? रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक पर रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किससे आता है? अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यू हैव टू विड्रॉ मनी, तो सिंपल सा जवाब है पार्लियामेंट, इसका आंसर होगा। no, ठीक है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो भी रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट को मिल रहा है, जैसे टैक्स हुआ या रिसीट हुआ, गवर्नमेंट कोई बिजनेस कर रहा है, इस क्रेडिटेड टू, सिंपल वही सवाल किसमें आएगा भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डायरेक्टली वो जमा हो जाता है। ठीक है। जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है, ठीक, रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक। अब देखो क्या क्या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd और 74th बार बार पढ़ रखे हैं। विच एम्स एट प्रोमोटिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब सोचो विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीसी। अच्छा, डीपीसी तो म्यूनिसिपैलिटीज में होना चाहिए था, इसमें नहीं होना चाहिए था। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, 243 आई वाई, याद है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन के बारे में बताया गया है। पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी दिया गया था स्टेट फाइनेंस कमीशन से। 73rd 74th बोथ में दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट। पर मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 2 और 3 होना चाहिए। पर यहाँ पे यूपीएससी ने आंसर आप की देखेंगे तो यूपीएससी ने आंसर जो है वो दे दिया है। डी मतलब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीसी। तो डीपीसी जो है, पर आप देखिएगा तो द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी आर प्रोवाइडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, अंडर आर्टिकल 243 जेड डी। 243 जेड डी के तहत डीपीसी के बारे में बात किया गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, 243 जेड डी के बारे में बात किया गया है। ठीक है। नाउ, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये कट जाएगा, तो आंसर क्या है? 2 and 3। ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया
ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एमपीसी के बारे में, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही लग रहा है। prepares for the draft development plans of the metropolitan area, ठीक है, not an issue, has a sole responsibility। अब देखो उसी के पास एक only this is organization that has the responsibility, ऐसा नहीं होना चाहिए, there are multiple organization, has a sole responsibility for implementing government sponsored scheme in the metro, sole responsibility है तो काट दो, मतलब और भी बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो ये कटा ये कटा, ठीक है, आंसर 1 2 और 2 में होगा। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन, ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है, कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ठीक है चलेगा। तो आंसर क्या हो गया 1 2, उसमें जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें होगा, ठीक है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर, सिंपल है, कौन सा स्पेशल पावर है राज्यसभा का, ये भी एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, आना चाहिए। राज्यसभा का क्या, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ ए स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट, ये कोई स्पेशल पावर नहीं है राज्यसभा का। टू पास ए रेजोल्यूशन टू एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये भी जैसे आर्टिकल 312 आप पढ़ेंगे, तो अभी कौन सा है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। तो ये पावर है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर्स फॉर द प्रेसिडेंट, एंड इसमें तो बहुत सारा लंबा जाएगा। टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन, ये सब नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है, इक्वल पावर से, स्पेशल पावर से राज्यसभा का जो लेते हुए इलेक्शन स्टेट लिस्ट में जो चीज है उनमें बढ़ाना जुडिक्शन, और वन और जैसे जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में चर्चा चलती रहती है बहुत बार, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताया जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ, सही बात है, डिलिमिटेशन कमीशन का पावर है ये। व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स, सही बात है, डिलिमिटेशन कमीशन के पास पावर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से ये करे। तो देखना ये थोड़ा सा अलग सवाल लग सकता है कि कोई भी पावर नहीं है, तो ध्यान रखना कि डिलिमिटेशन बहुत पावरफुल है, और जो स्टेट लोकसभा और स्टेट इसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, देखो वही लिखा है, हाई पावर्ड बॉडी एंड द ऑर्डर्स कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स व्हेन लेड डाउन बाय द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये इस बार सवाल भी आया था, बताना कि कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन ये बनाया गया है, कंस्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए, तो ऐसा सवाल आया था, राइट। अब देखते हैं, इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन, पेसा, पेसा जो है बताओ, सिर्फ और सिर्फ 5th शेड्यूल के लिए होता है, पहले तो जान लो, पेसा इज फॉर 5th शेड्यूल, नॉट फॉर 6th शेड्यूल, पेसा जो है 6th शेड्यूल के लिए नहीं है, 5th शेड्यूल के लिए होता है, ठीक है। In the areas covered under the Panchayat Extension to Schedule Areas Act 1996, what is the role and power of Gram Sabha? Gram Sabha का क्या power है? Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the schedule areas, ये तो एकदम सही बात है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सही बात है। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल, लिख दिया नाउ। अब मान लो यूरेनियम है वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, तो भी ग्राम सभा का परमिशन चाहिए होगा क्या, नहीं चाहिए होगा। तो ये जो एनी वर्ड है, जैसे ही आप एनी देखें तो आपको सतर्क हो जाना है, मैंने आपको क्या बताया, एक लिस्ट बना के रखो जहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड जो है उसको ध्यान में रखो, और जब भी ऐसा वर्ड आए तो बी वेरी कॉशियस, ठीक है। तो ये काट देंगे तो 3 कट गया, 3 कट गया, तो 3 कट गया, ये दोनों बच गया। ओनरशिप ऑफ एमएसपी होता है ग्राम सेवक का, तो आंसर क्या हो गया 1 और 2, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, सही बात है। क्या है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, एकदम नहीं। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी, ये भी नहीं। विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, ये भी नहीं। विदाउट द कंसेंट ऑफ द, क्योंकि इंटरनेशनल पार्लियामेंट को दिया गया है अधिकार कि जो भी ये करना है इंटरनेशनल लॉ के लिए ये करना है, वो पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर और एनी इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। अब देखो, विच वन फॉलोइंग स्टेट गिवन इज अ करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट, consider the following statement, an amendment to the constitution of India can be initiated by an introduction of bill in the Lok Sabha only, नहीं,
राज्यसभा और लोकसभा का पावर इक्वल है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट। नहीं भाई, हाफ 50% है, ये भी फैक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेसा इन 1996। 1996 में ये किया। अ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड फॉर सेल्फ गवर्नेंस, सही लग रहा है, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, सही लग रहा है, टू क्रिएट ऑटोनोमस, अच्छा देखो ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, ये जो स्केड्यूल एरियाज, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल एरियाज के लिए ये था, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल तो था, सॉरी सिक्स शेड्यूल जो था वो ट्राइबल एरियाज की तरह, मैं कुछ गलत बोल गया अभी। तो फिर मैं आपको एक टेबल आपको दिखाऊंगा, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में क्या क्या ये है, डिफरेंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं दिखाता हूँ। फिफ्थ शेड्यूल बताओ पहले, सिक्स शेड्यूल किसके लिए होता है। सिक्स शेड्यूल तुम्हारा मी थ्री में एस, मी थ्री में एस आपको पता होगा, और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम, ठीक है। तो ये फिफ्थ शेड्यूल का है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे गवर्नर, मैं आप एक पेज ऐड कर देते हैं, बार बार ये सवाल आएगा और तुम ये वाला डिफरेंस जो है ध्यान रखना। टेबल फिफ्थ शेड्यूल क्या है, जिसमें कौन कौन से है, आंध्रा है, तेलंगाना है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, हिमाचल है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, बिहार नहीं है। और इधर क्या हो गया, मी थ्री में एस, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ठीक है। अब क्या है, ये कौन डिक्लेयर करता है, फिफ्थ शेड्यूल डिक्लेयर करता है तुम्हारा प्रेसिडेंट, ध्यान दो। फिफ्थ शेड्यूल डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, और सिक्स शेड्यूल डिक्लेयर करता है कौन भाई, गवर्नर डिक्लेयर करता है। अब देखो, ये फिफ्थ शेड्यूल में मैंने जो पेशा है, पेशा जो है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के लिए एप्लीकेबल है, सिक्स शेड्यूल के लिए नहीं है, ठीक है। ये जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस कैसे होता है, तो फिफ्थ मैंने ऐसे ही याद रखा था, फैक्ट। तो एफ से फिफ्थ शेड्यूल हो गया, और ये एफ से फिफ्थ शेड्यूल हो गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि जो 15 मेंबर्स होते हैं, 75% जो मेंबर्स होते हैं वो एसटी होते हैं। कहाँ से होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं। बात समझ में आ गया। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जिसमें कि 20 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर एसटी होते हैं, ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। फिफ्थ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल टाइप्स। तो फिफ्थ स्केड्यूल क्या है, क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन, फिफ्थ स्केड्यूल कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल कास्ट, ये सब नहीं आएगा, मैंने गलती से बोल दिया था, स्केड्यूल स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कह रहा है, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब। उसी तरह सिक्स शेड्यूल क्या कह रहा है, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये स्केड्यूल एरियाज के बारे में बात कर रहा है, ये ट्राइबल एरियाज के बारे में बात कर रहा है। एक और जबरदस्त बात देखो, तो यहाँ पे जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, उसी उसी तरह यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस ऑटोनोमस है खुद का एकदम, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ये सब इधर बात है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं भाई, इसमें 30 मेंबर होते हैं, ध्यान देना। सिक्स में 30, 6 × 5 30, ऐसे याद रखो। 26 जो है तुम्हारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 5 साल के टर्म के लिए, और 4 जो है नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के लिए, ठीक है। ये जो सिक्स है तो 20 टोटल 30 होते हैं, 26 + 4, जिसमें कि 26 + 4 जिसमें 26 जो है तुम्हारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए, और 4 जो है नॉमिनेटेड बाई गवर्नर होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। लॉ का एप्लीकेशन देखो, लॉ का एप्लीकेशन फिफ्थ शेड्यूल में जो है, गवर्नर 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 यहाँ बिल्कुल में एग्जेम्प्ट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है स्टेट और सेंट्रल लॉ। मतलब कि गवर्नर के पास अधिकार है, या तो कोई मान लो सेंट्रल लॉ है या स्टेट का लॉ है, उससे एग्जेम्प्ट कर देगा कि नहीं नहीं ये जरूरत नहीं है, या मॉडिफाई कर देगा। किसके पास पावर है ये, गवर्नर के पास है, फिफ्थ शेड्यूल में, ध्यान देना।
डिक्लेयर उसमें प्रेसिडेंट करता है, पर गवर्नर के पास है या तो सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ, दोनों को मॉडिफाई या एग्जेम्प्ट करने का पावर किसके पास है भाई? गवर्नर के पास है। 6 शेड्यूल में मामला थोड़ा अलग है। असम के केस में सारा का सारा पावर, असम के केस में सारा का सारा पावर गवर्नर का है। मतलब कि भाई अगर सेंट्रल लॉ हो या स्टेट लॉ हो, तब भी गवर्नर के पास है पावर जो एग्जेम्प्ट और मॉडिफाई करने का। पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें अगर स्टेट लॉ है तो पावर तुम्हारा गवर्नर के पास है, पर अगर सेंट्रल लॉ है तो पावर किसके पास है भाई? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या था, दो बात, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, कौन डिक्लेयर कर रहा है? प्रेसिडेंट। ये कर रहा है गवर्नर। कितने मेंबर है भाई? 20। इधर है 30, 26 प्लस 4, इसमें 15 जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एसटी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल लॉ हो चाहे स्टेट लॉ हो, कौन कर रहा है भाई? गवर्नर कर रहा है। यहाँ आसाम के केस में सेंट्रल लॉ हो स्टेट लॉ हो, फर्क नहीं पड़ रहा, गवर्नर कर रहा है। पर मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय मेघालय और त्रिपुरा के केस में सेंट्रल लॉ है तो प्रेसिडेंट कर रहा है एग्जेम्प्ट या हटा रहा है मॉडिफाई, और स्टेट के केस में गवर्नर कर रहा है। ठीक है, इतना याद रखो। और यहाँ पे क्या बन रहा था? टैग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल रीजनल काउंसिल्स बनता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं ये सवाल, क्वेश्चन क्या था कि द गवर्नमेंट इनेक्टेड पेसा schedule है, which one of the following is not identified in the पेसा? ये तो ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर सेल्फ गवर्नेंस, रिकॉग्नाइज ट्राइबल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनोमस। देखो ऑटो, अब जो पेसा है भाई किसके लिए था भाई? फिफ्थ शेड्यूल के लिए था। पेसा फिफ्थ शेड्यूल के लिए, ऑटोनोमस भाई सिक्स शेड्यूल के लिए। तो ऐसे ही गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है,